डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशनल हब पर, जहां सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, सिखाते भी। तो हम बात कर रहे थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम कैसे इंटीग्रेटेड रेट लो और डिफरेंशियल रेट लो और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर बात की हुई है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हाफ लाइफ टाइम के लिए। जैसा कि हम पिछली क्लास के लास्ट में भी पढ़ रहे थे, तो बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे निकाले हुए? क्योंकि डेफिनेशन हम लोग बात कर चुके हैं पिछली क्लास में कि वो टाइम जहां पर रिएक्टेंट के हाफ कंसंट्रेशन कंज्यूम हो चुकी होती है, दैट इज योर हाफ लाइफ टाइम। दैट इज योर हाफ लाइफ टाइम। अब इस क्लास में हम बात करने वाले कि हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालते हो। तो जैसे आपके कोई रिएक्शन है, जैसे जिसके अंदर आपका रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जब t इक्वल्स टू 0 टाइम है, मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, इनिशियल टाइम है। तो इनिशियल टाइम पर क्योंकि आप बात करते रहते हो, पहले शुरू से बात करते आ रहे हो कि लेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज स्मॉल a, क्योंकि प्रोडक्ट अभी बना नहीं है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है, ऑटो कंसंट्रेशन है। और मैंने कहा कि t टाइम के बाद में, क्योंकि प्रोडक्ट के जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है, जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ मूव करता, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने लग जाती है। कुछ टाइम के बाद प्रोडक्ट जब फॉर्म होता है, तो मैंने कहा टी टाइम के बाद में x अमाउंट का प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी रहेगी? a माइनस एक्स रहेगी। कितनी रहेगी? a माइनस एक्स रहेगी। तो t हाफ पर, t इक्वल्स टू टी हाफ पर, मतलब जब हाफ लाइफ टाइम हो जाता है तो हमने बोला कि रिएक्टेंट के हाफ कंसंट्रेशन कंज्यूम हो गई है। किसमें? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में। जब रिएक्टेंट के हाफ लाइफ टाइम प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में कंज्यूम हो गई है, तो आप क्या बोलोगे? t इक्वल्स टू टी हाफ पर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a था, तो हाफ कितना होता है a का? a/2। दैट मीन्स t इक्वल्स टू टी हाफ पर a/2 रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है। किसमें? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में। किसमें? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? a/2। कितना हो जाएगा? स्मॉल a/2। तो रिएक्टेंट कितना बचेगा? a माइनस एक्स की जगह क्या लिखोगे? a/2। a माइनस a/2 भी a/2 होता है। बात समझ में आ रही? ओके, और यहां पर हम लोग जानते हैं कि r इज इक्वल्स टू नथिंग बट k इंटू a0 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि a की पावर 0 होती है। इसी को जब हमने इंटीग्रेट किया, क्योंकि पिछली क्लास में पढ़ चुके तो बार बार जाने की जरूरत नहीं है, और हमने बात की थी kt इक्वल्स टू x होता है। kt इक्वल्स टू x होता है। इंटीग्रेटेड रेट लो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो आ गया, तो आप यहां पर क्या बोलोगे? t इज इक्वल्स टू टी हाफ पर, t इक्वल्स टू टी हाफ पर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a/2। देखो यहां पर बात समझ में आ रही है? तो देखो क्या लिखोगे इसको, इसी इक्वेशन को, k t इज इक्वल्स टू टी हाफ पर x की वैल्यू a/2 होती है। x की वैल्यू a/2 होती है। तो यहां से हाफ लाइफ टाइम फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज नथिंग बट a/2 के। a/2 के। बात समझ में आ रही? a/2 के। तो यहां से आप लोग क्या बोलोगे कि टी हाफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज नथिंग बट a/2 के। मतलब समझना इस चीज का, जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रहा था तो 0.693 अपॉन k आ रहा था। दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए आपका टी हाफ 0.693
अपॉन के। तो इसका कंक्लूजन क्या था? इसका कंक्लूजन ये है कि मेरा टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता था। और मैंने वहां पर यह भी बोला है कि जब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक्सपेरिमेंट करते हो तो अलग अलग कंसंट्रेशन लेने पर रिएक्टेंट की अलग अलग कंसंट्रेशन लेने पर भी जो टी हाफ की वैल्यू है वो सेम बनी रहती है। क्यों? क्योंकि मेरा टी हाफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता है। जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करेगा तो मैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन कितनी भी ले लूं, कितना भी वेरिएशन करवा लूं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में, लेकिन मेरा टी हाफ चेंज नहीं होना है। लेकिन मेरा टी हाफ चेंज नहीं होना है। बात समझ रहे हो मेरी? तो टी हाफ दैट इज 0.693 अपॉन के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये बात की थी हमने। कहानी किसके लिए थी? ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए थी। सेम कहानी नहीं है जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी और इसकी रेट इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती है। मतलब इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अलग अलग कहानी है, ऑर्डर चेंज, कहानी चेंज, और सारा का सारा मैथमेटिकल डेरिवेशन है। एक के बाद एक स्टेटमेंट यू के यू पूछे जाते हैं एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट और करेक्ट स्टेटमेंट, इन टर्मिनोलॉजी में पूछा जाता है। बात समझ रहे हो आप मेरी? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अलग कहानी टी हाफ के लिए और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग कहानी टी हाफ के लिए। तो टी हाफ इज नथिंग बट ए बाई टू के। मतलब ये कि मेरा टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये कि मैं जैसे ही कंसंट्रेशन को चेंज करूंगा, जैसे ही मैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में वेरिएशन करता हूं, मेरी टी हाफ भी चेंज हो जाती है। मेरी टी हाफ भी चेंज हो जाती है। तो जब आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट करते हो और वहां पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन किया तो टी हाफ में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रही कि टी हाफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और किस तरीके से आपका टी हाफ डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, तो अब एक चीज ग्राफिकल स्टडी की बात करते हैं। किसकी? ग्राफिकल स्टडी की। जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी पढ़ा था ग्राफिकल स्टडी। कैसे बात करोगे ग्राफिकल स्टडी के लिए? देखो यहां पर जब भी ग्राफ बनाने हो इंपॉर्टेंट चीजें देखो। मतलब कंक्लूजन, जो फॉर्मूले थे उसकी तरफ बात करो कि फॉर्मूला क्या कहता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब आपके कोई रिएक्शन है जिसमें आपका A विच इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू P। सिंपल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है, लिखते आ रहे हैं बचपन से ही, जब से हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। तो मैंने बोला कि इस रिएक्शन के लिए मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या क्या लिखूंगा। मेरी रेट जो रिएक्शन की है वो उसके रेट कांस्टेंट के इक्वल आती है, बात समझ रहे हो मेरी? रेट उसके रेट कांस्टेंट के इक्वल आती है। ये बात कर चुके हैं हम लोग। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हो? KT इज नथिंग बट X, और X किसको रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। X किसको रिप्रेजेंट करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही? तो यहां पर आप क्या बोलोगे? KT इक्वल्स टू X, और X प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
थर्ड फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम t इज नथिंग बट इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस KT, यही लिखा था, याद करो, क्योंकि आपने इस KT इक्वल्स टू x को इस तरीके से लिखा था, KT इज नथिंग बट, कैसे लिखा था याद करो, AT या A नॉट माइनस AT, तो बाद में आपका AT इधर की तरफ आकर के A नॉट माइनस KT हो जाता है। बात समझ रहे हो। और फोर्थ फॉर्मूला आपने देखा था T हाफ के लिए, क्या लिख के आए हो, T हाफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन दैट इज A/2K, तो यहां पर लिख सकते हो दैट इज योर A/2K। चार फॉर्मूले हैं। सिमिलरली हमने फॉर्मूला की बात की थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तब भी ग्राफिकल स्टडी में हमने इसी तरीके से मूव किया था, मतलब इसी तरीके से हमने वहां पर भी स्टडी की थी। बात करें आगे तो देखो ग्राफिकल स्टडी में पहला जो ग्राफ होगा वो किस किस के बीच में होगा और दूसरा ग्राफ किस किस के बीच में होता है। देखो यहां पर एक एक ग्राफ, पहला ग्राफ है आपका रेट नहीं लिख रहा मैं, पहला ग्राफ है आपका माइनस dA/dt वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और दूसरा ग्राफ है आपका सेकंड ग्राफ, देखो सेकंड ग्राफ है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम के बीच में, और थर्ड ग्राफ है आपका थर्ड ग्राफ क्या है, किसके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में, और फोर्थ ग्राफ की जो बात करोगे वो है आपका T हाफ या फिर हाफ लाइफ टाइम भी लिखा हुआ हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। T हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, समझना है एक ग्राफ को। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ग्राफिकल स्टडी, क्योंकि जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसके डेप्थ में जाकर के पढ़ो, मज़ा आ जाएगा। और उसके लिए क्या है, एक एक चीज़ को पढ़ो, फॉर्मूला वाइज भी पढ़ो और उसके कॉन्क्लूजन बोले तो उसकी ग्राफिकल स्टडी, आप स्टेटमेंट क्या क्या दे रहे हो, तो बात करें, क्योंकि जब भी आप फॉर्मूले के ऊपर स्टेटमेंट देने लग गए, मतलब कॉन्क्लूजन देने लग गए, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, वरना फॉर्मूला रट करके काम चला रहे हो तो काम नहीं आने वाला है, फिर एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है। आपकी पढ़ाई स्मार्टनेस में होनी चाहिए, मतलब फॉर्मूला क्या कह रहा है उसको समझो पहले। ऐसा नहीं कि मैंने फॉर्मूला लिखवाया KT इक्वल्स टू एक्स तो KT इक्वल्स टू एक्स, व्हाट डज इट मीन्स उसको समझो। चलो ये भी मान लिया कि सर K क्या है, T क्या है, X क्या है, ये भी पता है, लेकिन फिर भी कंक्लूजन रह जाता है। और जो स्टार्टिंग की क्लास थी मेरी, जो फर्स्ट क्लास ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स और फर्स्ट और सेकंड, मतलब इंट्रोडक्शन जो था केमिकल काइनेटिक्स का, उसमें हमने बार बार एक एक चीज बोली है कि जब तक आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने का एक ही वे होता है कि बेसिक्स को पकड़ो। बेसिक्स अच्छे हैं तो कोई सा भी क्वेश्चन हो विद इन ए सेकेंड या फिर विद इन ए मिनट सॉल्व हो जाता है।
डोंट टेक टू मच टाइम फॉर ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, फंडा रखो इसका। ओके, तो बात क्या कर रहे हैं अपन कि कोई भी फॉर्मूला है, कंक्लूजन देते हुए चलना है। जैसे KT इक्वल्स टू x है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जैसे जैसे टाइम या फिर रिएक्शन प्रोसीड होती है, वैसे वैसे रिएक्शन वेसल में कंसंट्रेशन बढ़ती है। किसकी? प्रोडक्ट की। आप बात करते थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में AT इज इक्वल्स टू A0 इंटू e⁻⁻KT। वहां पर जब कंक्लूजन देना होगा तो क्या बोलेंगे? ये तो सबको पता कि भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिएक्शन के प्रोसीड होने पर डिक्रीज होगी कंटिन्यूसली, और कैसे डिक्रीज होगी वो फॉर्मूला बता रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। तो फॉर्मूले को रटने के बजाय समझना सीखो, चीजें इजी हो जाएगी। हम बोलते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो किस ऑर्डर के लिए किस वे में डिक्रीज हो रही है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है या फिर लीनियरली डिक्रीज हो रही है, या फिर लीनियरली डिक्रीज हो रही है। समझो चीजों को, बात समझ रहे हो मेरी? तो बात करते हैं ग्राफ की। पहला ग्राफ -dA/dt वर्सेज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, वर्सेज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। क्या समझ रहे हो? -dA/dt है क्या? -dA/dt है क्या? आपने फॉर्मूले तो ये लिखे हैं जो आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पढ़े, -dA/dt वर्सेज टाइम के बीच में। कई स्टूडेंट तो, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन देने के लिए कुछ दिया नहीं मैंने, यहां पर कंफ्यूजन के लिए कुछ दिया नहीं। रेट वर्सेज के किसके बीच में? वो -dA/dt वर्सेज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच। क्या लिखोगे? -dA/dt किसको रिप्रेजेंट करता है? याद करो, -dA/dt किसको रिप्रेजेंट करता है? देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम रेट होती है। तो यहां पर मैं रेट लिखूं या -dA/dt लिखूं, बात सेम है, बात सेम है। तो ध्यान रखना है इसका, -dA/dt नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आ रहा है। सब पढ़ चुके हैं हम। फिनिशिंग की तरफ चल रहा है चैप्टर। इसके बाद में टेम्परेचर का इफेक्ट है और कुछ नहीं है, कैटेलिस्ट का इफेक्ट है। तो चैप्टर फिनिशिंग की तरफ चल रहा है, तो समझ में आना चाहिए कि -dA/dt क्या है। जब तक ये पता नहीं है ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे आप? बात समझ रहे हो मेरी? तो -dA/dt रेट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? रेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्राफ किसके बीच में? रेट वर्सेज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, रेट वर्सेज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। और हम बोल चुके कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो मेरी रेट रिएक्टेंट पर कैसे डिपेंड करेगी? डिपेंड ही नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? डिपेंड ही नहीं करेगी। तो आप क्या बोलोगे? R दैट इज द K इंटू A0, और A0 की वैल्यू 1 है, मतलब A⁻0 1 है। दैट मीन्स इसके लिए जो रेट आती है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल आती है। किसके इक्वल आती है? रेट कांस्टेंट के इक्वल आती है। ग्राफ दिया हुआ होगा ऐसे कि आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा, क्योंकि मैं कंसंट्रेशन को कितना ही वेरी करवा लूं, मेरे रेट पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। मेरे रेट पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। चाहे आप 1 मोलर लो, चाहे आप 5 मोलर लो, चाहे आप 10 मोलर लो, चाहे आप 12 मोलर लो, चाहे आप 13 मोलर, चाहे 17 मोलर, चाहे 18 मोलर, द रेट ऑफ द रिएक्शन that remains constant on increasing the concentration of reactant. रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर मेरी रेट कांस्टेंट बनी रहती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। पहला तरीका क्वेश्चन पूछने का, ग्राफ देगा। क्या देगा? ग्राफ देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन? किसी में इंक्रीज करता हुआ, किसी में डिक्रीज करता हुआ, किसी में एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करवाएगा, किसी में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करवाएगा, और किसी में कांस्टेंट रखेगा।
तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वहीं लपेटे में आ जाते हैं। तो आप क्या बोलोगे? दैट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। बात समझ रहे हो? रेट वर्सेस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का ग्राफ, कितना इंक्रीज करवा लो डिक्रीज करवा लो, चेंज नहीं होना है। अब क्वेश्चन दूसरा, जो दूसरा वे होता है पूछने का, ग्राफ देगा, खुद ग्राफ देगा, फायदा करेगा आपका, फायदे वाली बात करेगा कि ग्राफ दे दिया है और ये नहीं बोलेगा कि ऑर्डर कौन सा उसके लिए, और क्वेश्चन आएगा कि फॉर दिस ग्राफ, और ये ग्राफ किस किस के बीच में, वो ये भी बोलेगा कि रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में है, देन व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट। तो पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या है, और ऑर्डर कहां से आइडेंटिफाई करोगे? ग्राफ को। अगर आपको जीरो ऑर्डर देकर के ग्राफ पूछ ले या फिर ग्राफ देकर के ऑर्डर पूछ ले, बात एक ही है। ऑर्डर देकर के ग्राफ पूछे या फिर ग्राफ देकर के ऑर्डर पूछे, दोनों चीजें सेम है। तो आप यहां पर क्या बोलोगे? ग्राफ इस तरीके से आ रहा, मतलब ऑर्डर जीरो है, और जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट होती है वो उसके रेट कांस्टेंट के इक्वल आती है, वो उसके रेट कांस्टेंट के इक्वल आती है। तो मेरा R इक्वल्स टू के, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू मेरी रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी, वही वैल्यू मेरी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है। तो ग्राफ देकर के रेट ऑफ रिएक्शन पूछे, ग्राफ देकर के रेट कांस्टेंट पूछे, या फिर ऑर्डर देकर के ग्राफ पूछे, सब वैरायटी में आपको आंसर देना आना चाहिए, और सबके आंसर यहां पर है आपके पास। बात समझ रहे हो? बड़े सेकंड ग्राफ की तरफ, तो सेकंड ग्राफ देखो, सेकंड ग्राफ क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। टाइम को वेरी कराओगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वेरी करेगी, डेफिनेटली वेरी करेगी। कैसे वेरी करती है? देखो, ये रहा ग्राफ, ये रही इक्वेशन, KT इक्वल्स टू एक्स, KT इक्वल्स टू एक्स। यहां पर देखो KT इक्वल्स टू एक्स। अब क्योंकि मैंने x प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन है, स्टूडेंट जहां कंफ्यूज होता है वो देखो, वो मानता है ये y एक्सिस है, या y एक्सिस जरूर है, बट इस y एक्सिस पर ले क्या रहे हो आप? x को ले रहे हो। x बोले तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ले रहे हो आप, एक्सिस y है, ले आप x को रहे हो। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहां, क्योंकि x आपने बोला प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो ये y एक्सिस पर एक्चुअली में x है, लेकिन x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y एक्सिस पर आपका क्या है? x है, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। x एक्सिस पर क्या है? टाइम t, तो यहां पर क्या लिखोगे? y इक्वल्स टू y एक्सिस पर x है, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? KT या फिर mx, या फिर mx। याद करो y इक्वल्स टू mx वाली इक्वेशन। और x एक्सिस पर क्या? टाइम, x एक्सिस पर क्या? टाइम। तो यहां का जो स्लोप आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। और y इक्वल्स टू mx का जो ग्राफ होता है, वो बचपन में सबसे पहला जो ग्राफ पढ़ा होगा वो y इक्वल्स टू x का ही पढ़ा होगा आपने, y इक्वल्स टू x का ग्राफ पढ़ा होगा। क्या बोलता y इक्वल्स टू x का ग्राफ? यही बोलता है कि ओरिजिन से पास होगा और एक स्ट्रेट लाइन आएगी विच पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसके ओरिजिन ये रहा और इसका ओरिजिन ये रहा। तो कंक्लूजन क्या आ रहा है? जब आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो तो इट गिव्स ए स्ट्रेट लाइन विद ए पॉजिटिव स्लोप विच इज पासिंग थ्रू इट्स ओरिजिन, जो उसके ओरिजिन से पास होती है। और जब इसके स्लोप की बात होगी, ऑब्वियसली जब स्ट्रेट लाइन आई है तो स्लोप की बात तो होगी। लेट्स से ये एंगल आपका थीटा है,
लेट्स से ये एंगल आपका थीटा है, तो यहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा, स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। और वहां से tan थीटा, स्लोप ही क्या है यहां पर, m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, k को रिप्रेजेंट कर रहा है, m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, k को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर आप स्लोप क्या बोलोगे, रेट कांस्टेंट। स्लोप क्या है, रेट कांस्टेंट। तो यहां पर भी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनेगा। पहला तो ऑर्डर देगा, कहेगा कि कौन सा ग्राफ सही है, कंसंट्रेशन वर्सेस प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, चाहे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होगी, हमेशा इंक्रीज होती है। बट कैसे इंक्रीज होगी, लीनियरली इंक्रीज होगी, ना कि एक्सपोनेंशियली, क्योंकि मेरे इक्वेशन में, मैथमेटिकल इक्वेशन में कोई ऐसी टर्म नहीं है, मैथमेटिकल इक्वेशन में ऐसी कोई टर्म नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो इसका स्लोप उसके रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। लिख सकते हो आप यहां पर, स्लोप लिखा हुआ भी है, रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ रही है, बात समझ में आ रही। तो यहां से आप लोग लिखा हुआ है वैसे। ओके, बात करें आगे। नेक्स्ट देखो, दूसरा वेराइटी क्या देगा, ग्राफ देख करके थीटा दे देगा और पूछेगा कि रेट कांस्टेंट क्या है। तो आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, सॉल्व करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट ग्राफ देखो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ये तो पता है कि भाई डिक्रीज होगा, ये तो पता है कि डिक्रीज होगा। कैसा डिक्रीज होता है, लीनियरली या एक्सपोनेंशियली। ग्राफ मैथमेटिकल इक्वेशन को देख करके बनाना है। तो AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT, AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT, ये अपना फॉर्मूला था। AT इज नथिंग बट A0 माइनस KT। तो टाइम के साथ साथ में कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी है। कैसे, ये y एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर है, तो y इज इक्वल्स टू C माइनस MX विद ए नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन डिक्रीज होता हुआ। क्या बोलोगे, यहां से शुरू करो यहां तक, और इसका इंटरसेप्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, A0 को, इनिशियल कंसंट्रेशन को। तो यहां से यहां तक क्या है, इंटरसेप्ट C उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसका स्लोप जो आएगा वो नेगेटिव स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, K को। तो चाहे मेरा ग्राफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का हो, चाहे मेरा ग्राफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का हो, दोनों में जो स्लोप आता है उसका मैग्नीट्यूड उसके रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसका मैग्नीट्यूड उसके रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है। ओके, सिमिलरली यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट ग्राफ दैट इज इन बिटवीन T हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, T हाफ इज नथिंग बट A अपॉन 2K, T हाफ इज नथिंग बट A अपॉन 2K। A क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये y एक्सिस पर और ये x एक्सिस पर, बाकी बची हुई टर्म m। तो y इक्वल्स टू mx का ग्राफ स्ट्रेट लाइन देता है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो उसके ओरिजिन से पास होगा। तो क्या लिखोगे, यहां से, क्या बोलोगे, यहां से। बात समझ में आ रही। और इसका स्लोप जो आएगा वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, mx। तो यहां पर x क्या है, a, बची हुई टर्म क्या है, 1/2k। क्या बची हुई टर्म है, 1/2k। तो इसका स्लोप 1/2k को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है। तो आपको यहां पर भी T हाफ का ग्राफ देगा, T हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ देगा, और पूछेगा कि यहां पर K की वैल्यू क्या है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो क्योंकि इसका स्लोप 1/2k होता है, तो 1/2k को उसके स्लोप के इक्वल पुट करना है और वहां से रेट कांस्टेंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है।
तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ अलग अलग आता है। बात समझ रहे हो? ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास डियर स्टूडेंट। केमिस्ट्री को समझकर सीखने के लिए और 11th 12th जेईई मेंस एंड एडवांस एंड नीट की प्रिपरेशन के लिए आज ही जुड़िए पोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए पोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।